आज अपना लक्ष्य विषय है लक्ष्य निर्माण और लक्ष्य की प्राप्ति। कहा गया है कि जीवन के अंदर कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उसके पीछे कोई न कोई उद्देश्य होता है और उद्देश्य के साथ वो वह कार्य करता है। अब मान लीजिए आप यहाँ पर आए हैं, अब आपके जीवन के अंदर भी या आपके मन के अंदर भी कोई न कोई टारगेट रहा हो सकता है कोई यहाँ पर शारीरिक दृष्टि से आया हो सकता है कोई अपने जीवन के अंदर आध्यात्मिक विकास करने के लिए या इस ध्यान शिविर को गहराई से समझने के लिए किसी भी उद्देश्य से यहाँ आ सकता है। जो प्रशिक्षक है वो यहाँ पर पढ़ाने के उद्देश्य से आए तो अलग अलग उद्देश्य हो सकता है, तो बिना उद्देश्य यहाँ पर आने का प्रयोजन भी क्या है। तो हमारे जीवन के अंदर भी कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो बिना लक्ष्य के बिना उद्देश्य के कोई कार्य नहीं करता। और यदि हम बिना उद्देश्य के अगर हम आगे बढ़ते हैं और जब तक हमें मंजिल का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी गति किस दिशा में हो रही है, सही हो रही है, गलत हो रही है, और हम अपनी मंजिल को प्राप्त करेंगे यह भी हम कल्पना नहीं कर सकते। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी पर बहुत अच्छा कई बार प्रश्न पढ़वाते थे। एक गांव का व्यक्ति कोई बड़े शहर के अंदर गया और वहां गया तो घूमते घूमते रेलवे स्टेशन पर पहुंच गया। किसी से पूछा कि ये क्या है, ग्रामीण व्यक्ति ने पहली बार देखी। वहां के लोगों ने बोला कि ये रेलगाड़ी है, क्या काम करती है। यह व्यक्ति को अपनी मंजिल तक ले जाती है, अपने गांव तक पहुंचाती है। उसको बड़ा आश्चर्य, पहली बार देखा। उसने कहा ये मेरे गांव पहुंचा देगी, मेरे को जहाँ जाना है पहुंचा देगी, हम पहुंचा देगी। क्या करना है इसमें बैठने से पहले टिकट ली। वहां पर वो खिड़की पर गया, खिड़की पर जाकर के स्टेशन मास्टर को बोला कि भाई मेरे को टिकट दो। उसने बोला टिकट कहाँ की चाहिए। उसने कहा कि मेरे को मेरे ससुराल जाना है, ससुराल की टिकट चाहिए। ससुराल में है तो वो पता नहीं, मेरे को यही नहीं पता है तेरा ससुराल कहाँ पर है, तेरे टिकट कहाँ के देना। मतलब कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व हमारा लक्ष्य निर्धारित होता है, तब हम उस दिशा के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो आज हमारा टारगेट क्या है कि लक्ष्य का निर्माण और लक्ष्य की प्राप्ति। सबसे पहली बात है कि लक्ष्य के महत्व को हम समझें कि लक्ष्य का निर्धारण क्यों करना चाहिए, उसका महत्व क्या है। क्योंकि जब तक हम उसके महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हम निर्माण भी क्यों करेंगे, करना क्या है। इसलिए सबसे पहले उसके महत्व को समझना है। सबसे पहला पॉइंट है कि लक्ष्य का महत्व। खेत होता है, उस खेत के अंदर अगर सही समय पर बीज का रोपण किया जाता है तो फिर उससे फल की प्राप्ति होती है। और यदि उस खेत के अंदर किसी प्रकार के बीज का रोपण नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, घास फूस काटे ये सब पैदा होगा, जंगली घास पैदा होगा। और यदि हमने सलक्ष्य उसके अंदर बीज बो दिया तो फिर हमको अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। तो यही हमारे जीवन के अंदर भी, जीवन भी एक खेत है और इस खेत के अंदर भी यदि हम मूल्यवान बीज, ऐसे संस्कारों के बीज यदि हम रोपण करते हैं तो आगे जाकर के हमारे लिए फायदेमंद हो सके, ऐसे फल हम प्राप्त कर सके कि जिससे हमारा जीवन अच्छा हो सके। तो कहा गया है कि जब हम यह समझ लें कि यह जीवन एक खेत है और इसके अंदर एक मूल्यवान बीज बोएंगे तो हमको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। फ्यूचर के अंदर, भविष्य के अंदर हमको बहुत कुछ मिल सकता है और उससे हम अच्छा लाभ कमा सकते हैं। जब ये चीज़ हमारे दिमाग के अंदर सबसे पहले फिक्स हो जाएगी फिर हम आगे की गति के अंदर आगे बढ़ेंगे। और इसके लिए
वैज्ञानिकों ने क्या किया, अनुसंधान किया, शोध किया। वो यूनिवर्सिटी के अंदर गए और उस यूनिवर्सिटी के अंदर वहां पर जाकर के जो कॉलेज के छात्र थे उनको जाकर के एक प्रश्न पूछा कि क्या आपने अपने जीवन के अंदर कोई लक्ष्य बनाया है, कोई लक्ष्य का निर्धारण किया है? और उन्होंने सबको पढ़ने थे कि आप अपने जीवन के अंदर यदि कोई लक्ष्य बनाया है तो उसको इसके अंदर नोट करिए। लेकिन कह देना चाहिए कि बहुत थोड़े से लोग ऐसे थे जिन्होंने उसमें लिखा कि हमने कुछ लक्ष्य बनाया। फिर प्रश्न पूछा कि लक्ष्य बना लिया, लेकिन उस लक्ष्य को लिखित किया या नहीं किया? अर्थात हमने सपना तो देख लिया, लेकिन साकार करने के लिए आपने उसकी कोई योजना बनाई नहीं बनाई, लिखित किया कि नहीं किया, मेरे को आगे टारगेट ये मेरा। और कम लोग हो गए कि कुछ बहुत थोड़े से लोगों ने कहा कि हाँ हमने टारगेट बनाया। और कुछ समय पश्चात उसका रिजल्ट क्या निकला? जिन लोगों ने टारगेट बनाया था और उसे लिखा था वो लोग अपने जीवन के अंदर बहुत ज्यादा सफल हो गए। उनके जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर एक्टिविटी सब कुछ सबसे आगे और लोगों से बहुत फायदे हुए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर पहले से ही फील कर लिया था, कुछ दिमाग में बना लिया। अब आजकल स्कूल के अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर बच्चे होते हैं और बच्चों को क्या है कि भाई स्कूल जाना है, पढ़ना है। उनको यही बात बताएंगे स्कूल जाते हैं किस लिए? पढ़ने के लिए जाते हैं। अब कई बार वहाँ जाकर पूछते हैं बच्चे क्या बनना है, उनको बड़ा होगा, कोई बोलेगा डॉक्टर बनूंगा, कोई बोलेगा वकील बनूंगा, कोई कुछ बनूंगा, कोई कुछ बोलेगा। लेकिन वास्तविकता के अंदर उनके जीवन का उद्देश्य क्या है उनको भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं। अब जब तक हमने उनको उसके जीवन का उद्देश्य नहीं समझाया तो फिर स्कूल के अंदर कितना ज्ञान मिल सकता है? किताबी ज्ञान आप दे दोगे, जबरदस्ती पढ़ा दोगे, डिग्रियाँ मिल जाएगी, लेकिन उसको वास्तविकता, अनुभव, ये सारी चीज़ें क्या होगी? इस चीज़ का अभाव। तो पहले से ही हम उस चीज़ का ब्रेन वॉश करें कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, उसके पीछे किस प्रकार से आप अपने उद्देश्य को, अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, यह चीज़ को समझानी पड़ेगी। अब सामान्य से व्यवहारिक चीज़ें भी होती हैं, व्यवहारिक चीज़ें भी हम अपने बच्चों को नहीं बताते। आप उनको कोई बोले डॉक्टर वकील तो बनना है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना है, लेकिन इसमें प्रेरणा भी ठीक, क्योंकि बहुत चीज़ उसके दिमाग में घुसी। फिर पढ़ाई लिखाई करके डिग्री हासिल कर ली उन्होंने और मान ली नंबर कम आया और आया, फिर क्या होता है? दिमाग को टेंशन आता है। लेकिन जब उसको यथार्थ चीज समझा दी जाती है तो फिर उसके दिमाग पर किसी प्रकार का रोक नहीं है। तो सबसे पहले हमें यह ध्यान रखना है कि हमको लक्ष्य को समझना है, लक्ष्य के महत्व को समझना है कि लक्ष्य का निर्धारण क्यों करना चाहिए। जब हम ये समझ लेंगे उसके बाद हम आगे के प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। अब कहा गया है कि लक्ष्य विहीनता के कारण क्या है, कि व्यक्ति लक्ष्य से भटकता क्यों, उसके पीछे भी कारण कि लक्ष्य तक वो क्यों नहीं पहुंच पाता है, उसका रीजन क्या है? उसके अनेक कारण बताए गए हैं। पहला कारण है निराशावादी दृष्टिकोण, जिसको आज के समय में बोलते हैं नेगेटिव थिंकिंग, नकारात्मक सोच। कि कहते हैं कि आदमी कोई भी कार्य करता है तो उसके अंदर पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी। लेकिन जब हमारा दृष्टिकोण ही नेगेटिव होगा तो उसको हर चीज के अंदर कमी दिखाई देगी। वो काम करने की जाएगा, इसके अंदर ये हो सकता है, वो हो सकता है, उसकी सोच सारी नकारात्मक दिशा के अंदर आगे बढ़ती है। वह इंसान आगे कैसे बढ़ सकता है? एक गुरु अपने दो शिष्यों के साथ जा रहा है, रास्ते के अंदर उसने देखा कि एक दूर कोई एक व्यक्ति पेड़ के ऊपर पत्थर मारा, आम का पेड़ तक पत्थर मारते आम नीचे गिरे और वो आदमी उठा के चला। गुरु जी ने उसको देखा और दोनों शिष्य को बुलाया, दोनों शिष्य को बोला देखो तुम लोगों ने अभी देखा उसने क्या किया। देखा
क्या किया? क्या किया? जो नकारात्मक सोच वाला शिष्य था उसने कहा गुरु जी इससे तो हमको बहुत बड़ी शिक्षा मिली। क्या शिक्षा मिली? कि आज का जमाना ऐसा है, आज का समय ऐसा है कि व्यक्ति को पत्थर जैसे इसने वृक्ष को पत्थर मारा तो उसने क्या किया? बल दिया। तो आज का समय ऐसा है कि जब तक इंसान के साथ में इस प्रकार का व्यवहार नहीं किया जाता है तब तक उसे मिलता। और वही दूसरे शिष्य से पूछा, बहुत अच्छी सोच रखने वाला, तो कहा गुरु जी इससे मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली कि हमारे साथ कोई व्यक्ति कितना भी बुरा करे, उसने उसको कैसा फल दिया? उसने पत्थर मारा तो फल कैसा दिया? उसने मीठा। तो मेरे को यह सीखने को मिला, उस व्यक्ति ने मेरे साथ अगर किसी ने बुरा भी किया है मुझे उसके साथ में बुरा नहीं करना है, मुझे तो उसके साथ में मधुर व्यवहार है। ये सोच हमारे चिंतन कि हम चिंतन के अंदर कितना आगे बढ़ रहे हैं। हमने यदि कोई टारगेट बनाया है, कोई लक्ष्य बनाया है, लेकिन उस लक्ष्य के अंदर यदि हम सिर्फ नकारात्मक सोचते जाएंगे तो काम आगे बढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारे सामने सारे माइनस पॉइंट होते हैं। और यदि हम अच्छी सोच के साथ लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमको बहुत सारे पॉजिटिव चीज दिखाई देगी और उस पॉजिटिव चीजों से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते। तो सबसे पहली बात है कि हमारे को आगे नहीं बढ़ने देने के अंदर, हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंचने के अंदर सबसे बड़ा कारण होता है कि निराशावादी दृष्टि। दूसरा असफलता का भय, जिसको आज के समय के अंदर बहुत अच्छे कई बार व्हाट्सएप पर और कोटेशन आते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे? लोग। ये एक बड़ी समस्या। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है? असफलता। ये हम काम कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, अगर ये काम नहीं हुआ तो फिर लोग कहेंगे बड़े जोश के साथ आगे बढ़ा था, हुआ तो नहीं, क्या कर लिया? दिमाग के अंदर पहले ही असफलता का भूत सवार हो जाता है, तो काम करते करते भी पीछे कर, इससे अच्छा तो नहीं करूँगा तो कुछ बोलेंगे ही नहीं लोग। अगर करूँगा असफल हो जाऊंगा तो फिर उस समय तो लोगों के सामने कहीं ताने सुनने मरेंगे, करूँगा ही नहीं। जब मैं करूँगा ही नहीं तो लोग बोलेंगे नहीं, तो सुनना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर इंसान आगे बढ़ते बढ़ते वापस अपने पैर को पीछे खींचने। तो इस बोध को भी हमको अपने दिमाग से निकालना। तीसरा है इच्छा शक्ति की कमी, कि हमारे सामने बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब हम कल्पना करना चालू करते हैं कि हमको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, बहुत सारी कल्पनाएं हमारे सामने आई, लेकिन हमारी विल पावर इतना मजबूत या स्ट्रॉन्ग नहीं होता है और इच्छा शक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं बन पाती। और फिर अगर मजबूत नहीं बन पाती है तो क्या होता है? ये करूँ कि वो करूँ, डिसीजन पावर नहीं। आप किसी दुकान के अंदर जाते हैं, माल लेने के लिए जाएंगे, आपको डिसीजन तो करना पड़ेगा। आप 10 दुकान में घूम लीजिए, अगर निर्णय नहीं किया तो 10 दुकान में घूम करके वापस खा लिया होगा। लेकिन यदि आपने निर्णय कर लिया कि मेरे को इस दुकान में चढ़ना है, इस बाजार के अंदर जाना है, इस दुकान के अंदर चढ़ना है, ये माल लेना है और यहाँ तक इतने रुपए तक मेरे को ये चीज़ मिलती है, तो मेरे को वो चीज़ हासिल करनी है, तो आप ले लोगे। नहीं तो आप 10 दुकान में घूम करके खाली आता था। जब तक डिसीजन पाओ तो हमारे सामने लक्ष्य भी बहुत सारे आते हैं, ये भी कर सकते 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 हैं। नॉर्मल सी बात है। आप यदि किसी समारोह में जाओ या शादी के मौके में जाओ, 10 मिठाई पड़ी है, अब आप क्या करोगे कि ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, फिर क्या करोगे? खा ही नहीं सकते। निर्णय तो करना पड़ेगा कि एक पीस मेरे को ये लेना, एक पीस ये लेना, निर्णय करना पड़ेगा। अब निर्णय नहीं करोगे तो सीधे जाओगे, घूम करके आ जाओगे, कोई नहीं निर्णय करता है मेरा कोई चीज़ नहीं। तो हमारे दिमाग के अंदर हो सकता है कि हमारी कल्पनाओं में बहुत सारी हमारी इच्छाएं हों, बहुत सारे हमारे टारगेट हों, बहुत सारे हमारे लक्ष्य हों, लेकिन उन लक्ष्य के अंदर हमें सबसे पहले वो चूज करना पड़ता है कि कौन सा सही है और कौन सा मेरे लिए उपयुक्त है। और उस लक्ष्य का निर्धारण यदि हम कर लेते हैं तो फिर हम निरंतर धीरे 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 उस टारगेट को पाने लगते हैं।
तो फिर हमारा तीसरा है कि हमें सबसे पहले इच्छाओं का चयन करना पड़ेगा, कहाँ पर किस समय कौन सा हमारी जो इच्छा है, जो हमारा लक्ष्य है अभी वर्तमान में उपयुक्त है, मुझे पहले सबसे पहले इसको टारगेट बनाना चाहिए, पहले इसको पूरा करना चाहिए। अगर यह पूरा हो जाता है फिर उसके बाद में हमें दूसरे टारगेट के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए। तो फिर यह इच्छा शक्ति की कमी है, उसको भी हमको दूर करना चाहिए। फिर है लक्ष्य के महत्व को ना समझना। जब तक हम लक्ष्य के महत्व को नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर एनर्जी नहीं है। भाई जो मैंने टारगेट बनाया है, जो मैंने अपने जीवन की थीम बनाई है, अब उसकी उपयोगिता कितनी है, कितना लाभदायक है। जब तक हम ये चीज नहीं समझेंगे तब तक हमारे लिए काम करने की जुनून भी नहीं है, उत्साह भी नहीं है। अब कमजोर पड़ जाएंगे, कर दूंगी उसका फायदा क्या होगा, क्या मिल जाएगा, इतने से मेरे क्या हो जाएगा, अनेक प्रकार के हमारे मन के अंदर विचार संकल्प के सारे पैदा होते हैं। और उत्साह जैसे कमजोर पड़ता है तो फिर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। उत्साह को तो मजबूत बनाना पड़ता है, अगर वो नहीं होगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे। एक आदमी है, अगर उसको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ने के लिए स्टेप बाय स्टेप तो कदम बढ़ाना ही पड़ता है। अगर वो नहीं बढ़ा तो वो देखे कि नहीं भाई ऐसा नहीं वैसा नहीं, अनेक प्रकार की पहले अपनी कल्पनाएं चिंतन करने लग जाए तो कुछ नहीं। तो सबसे पहले यह भी जरूरी है कि हम लक्ष्य के महत्व को अच्छी तरह समझें। और फिर एक पॉइंट होता है शिक्षा का अभाव, ज्ञान का अभाव, क्योंकि हमें इस प्रकार का ज्ञान नहीं दिया गया कि हम अपने जीवन के अंदर उद्देश्य बनाएं। यह हमें प्रारंभ से ही यह ज्ञान देना चाहिए। ये कहते हैं अनुप्रेक्षा हम करते हैं। अनुप्रेक्षा का मतलब क्या? बार बार किसी चीज़ को रिमेंबर करते हैं, बार बार दिमाग में डालते हैं, वो चीज़ हमारे दिमाग के अंदर बनी, तब जाकर के हमारा मनोबल थोड़ा मजबूत होता है और कार्य को करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो कहा गया कि यह सारे कारण है जो लक्ष्य की ऊर्जा से हमको हटा देते हैं। तो फिर हम सफलता से दो कदम पीछे हो जाएंगे। फिर हम सफल क्यों नहीं होते? इसीलिए नहीं होते क्योंकि यह सारी रुकावटें हैं। तो फिर क्या करना? सफल जीवन किसको कहते हैं? सफल जीवन वो होता है सिर्फ पैसे कमाने से ही व्यक्ति सफल नहीं होता। एक व्यक्ति के पास पैसा बहुत है लेकिन इज्जत नहीं है, समाज में उसकी एक्टिविटी नहीं है, समाज से उसका कोई जुड़ाव नहीं है, पैसे क्या होगा? कहा गया कि हमारा जीवन सफल तब होता है कि जो हमारे जीवन के अंदर जो जो मुख्य टारगेट होते हैं, पैसे की भी जरूरत होती है, समाज की भी अपेक्षाएं होती है, अध्यात्म की भी अपेक्षाएं होती है। हमारे जीवन के अंदर सोशल एक्टिविटीज करें चाहे कोई भी करें, खाली एक चीज एक कार्य को सफल होने मात्र से सफलता के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। बहुत सारी चीजें होती है जिन चीजों के साथ में हम सफलता की दिशा में आगे बढ़ते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सफलता का बीज का चयन करना। खेत है, अब उस खेत के अंदर अभी इस मौसम में कौन सा बीज डाला जाए कि उसके अंदर एक फसल होगी, उसका चयन कौन करेगा? उसका मेहनत करना पड़ेगा। भाई अभी मान लो अभी चैत्र मास पूरा हो रहा है, चौमासे के बाद में किसकी फसल लगानी है? हम लोग गेहूँ चना जो भी होगा ये लगाएंगे। अब वही समय ले जाके बाजरी बोए, बाजरी का समय निकल गया, लेकिन ये टाइम नहीं है। लेकिन वह समय कैसे है? उस समय के आधार पर आपको बीज का चयन भी करना पड़ता है और बीज का चयन करने के बाद में उसको बुआई करो, उसके पास संरक्षण करो, उसके पूरा पोषण करो, धीरे धीरे तब जाकर। तो इन सब चीजों के लिए लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले बीज की बुआई, बीज का चयन करो। बीज अभी चयन करो, छांट दो। जीवन के अंदर भी सबसे पहले हमें लक्ष्य का निर्धारण करना कि हमको किस क्षेत्र में एक दिशा में आगे बढ़ना है और वह लक्ष्य का निर्धारण होने के बाद फिर आप निरंतर उस दिशा के अंदर आगे बढ़ोगे और सफल भी होगे। आप कहा गया कि लक्ष्य भी अनेक प्रकार के होते हैं। यहाँ पर 4 प्रकार के लक्ष्य का विवेचन है। 4 प्रकार के हमारे सामने टारगेट, 4 प्रकार के टारगेट। एक टारगेट है चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, जिसकी प्राप्ति के बाद में कुछ भी नहीं है और वह लक्ष्य नहीं है, वो हमारा ध्येय है। अर्थात वहां पहुंचने के बाद में हमको उस स्थिति को प्राप्त करना।
अध्यात्म के क्षेत्र में जाओ तो कह देंगे मोक्ष को प्राप्त कर लो। और आप सामाजिक या पारिवारिक दृष्टि से अगर देखिए, पारिवारिक दृष्टि से जन्म लक्ष्य क्या होता है? आदमी क्या चाहता है? शांति, दुख से मुक्ति, कि मेरे सामने किसी प्रकार की समस्या नहीं, किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हो, किसी प्रकार का कष्ट नहीं, मुझे शांति चाहिए, एकदम शांति, मेरे ऊपर अनुशासन करने वाला कोई नहीं हो, मैं खुद का मालिक हूँ, ये स्थिति चाहिए। साली बंदी का जो प्रसंग आता है, कहा गया कि साली बंदी को उसकी माँ ने बोला कि बेटा ना आए। उसने बोला कि मेरा मालिक तुम हो, मेरा भी कोई ना दे, मेरे से ऊपर कोई है नहीं। और उसके दिमाग में चोट लगी, चिंता चला कि मेरा भी मालिक मेरे से भी ऊपर नहीं, मेरे से ऊपर कोई, मैं खुद का मालिक खुद बनना चाहता हूँ। और यह चिंतन करके वो आगे की दिशा में आगे, मेरा मालिक कोई, मेरा मालिक में कोई, और उस लक्ष्य के साथ में आगे बढ़े। चरम लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य, ये हमारा जहाँ तक हमको पहुँचना है, वो है हमारी सुख शांति को प्राप्त करना। और अध्यात्म के क्षेत्र में कहा जाए तो, अध्यात्म की भाषा में कहा जाए तो, मोक्ष को प्राप्त करना अर्थात बंधन से मुक्ति। किसी प्रकार का हमारे पास बंधन न हो, किसी प्रकार का हमारे पास दबाव न हो, हमारे पर किसी का अनुशासन न हो, हम उस निर्द्वंद अवस्था को प्राप्त करने कोई जहाँ पर बंध नहीं हो, निर्द्वंद। यह हमारा चरम लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना, यह हमारा चरम अंतिम ध्येय है। तो इसको तो हम एक बार एक कैटेगरी में रख देते, अलग रख देते कि ये अंतिम है। यहाँ पहुँचने के बाद तो आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, बस आप खुद। दूसरा दीर्घकालिक लक्ष्य, कि हमारे जीवन के अंदर टारगेट होता है थोड़ा लॉन्ग टर्म, लंबे समय के लिए, लंबी अवधि। अब लंबी अवधि के लिए टारगेट बनाना पड़ता है कि हमको अब हमारा सामने हमको पूरा जीवन दिखाई देगा। अब पूरे जीवन के लिए हमको लॉन्ग टर्म के लिए हमको कुछ न कुछ टारगेट बनाना पड़ेगा, लक्ष्य बनाना पड़ेगा, और जब गोल होगा उस गोल के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। और हमारे पुरुषार्थ को देख करके, हमारी शक्ति को देख करके, या वर्तमान परिस्थिति को देख करके समाज सुधारकों ने या ऋषि महर्षियों के जो पुराने समाज सुधारक थे, उन लोगों ने अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं कर रखी। और सबसे सुंदर व्यवस्था क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कि भाई हम इन चार के साथ में, इन चारों को मिला करके यदि हम धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं। खाली हमारे जीवन के अंदर काम को प्रायोरिटी देंगे तो भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता, अर्थ को प्रायोरिटी देंगे तो भी आगे नहीं बढ़ सकता, खाली धर्म के पीछे लग गए तो फिर तो भी सोच सकते। कहा गया है कि सब कुछ मिक्सअप हो, हम हर चीज को सकते। आपके पास धन है, धर्म क्या सिखाएगा? धर्म आपको क्या देगा? रोटी देगा? धर्म क्या है कि धन को धर्म कभी धन नहीं दे सकता, लेकिन धन का उपयोग कैसे करें, यह ज्ञान कौन देगा आपको? ये ज्ञान देगा कि आप किस प्रकार से उसका अर्जन करें, किस प्रकार से उसका विसर्जन करें। यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको? धर्म से मिलेगा। आपको धर्म नहीं दे रहा है, लेकिन उसका अर्जन और विसर्जन का तरीका आपको इतना अच्छा बताएगा कि आप उसमें व्यक्ति नहीं हो, आराम से उस सारी स्थिति को ऑपरेट कर लोगे, उस माहौल को अच्छी तरह से जी सकते। तो कहा गया कि हमारे जीवन में बहुत तरह के टारगेट बहुत लंबे होते हैं, टारगेट लंबे होते हैं तो उसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं, उसके लिए पूरी योजना के साथ में आगे। तीसरा होता है अल्पकालिक लक्ष्य। अल्पकालिक लक्ष्य के लिए क्या? जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, 10th कर लिया, अब उसके सामने एक टारगेट है, अब मेरे 11वीं क्लास में जाना है, चूज करना पड़ेगा कि मेरे को साइंस लेना है, मेरे को कॉमर्स लेना है, मेरे को आर्ट्स लेना है, या किस फील्ड में मेरे को आगे जाना है, ये डिसाइड, ये कुछ समय के लिए उसको वह डिसाइड करना पड़ता है, वो निर्णय लेना पड़ता है।
अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से तत्कालिक या अल्पकालिक निर्णय कुछ लेने पड़ते हैं, लेकिन उस अल्पकालिक निर्णय के अंदर भी कुछ बिंदुओं को अपने दिमाग में फीड करना है। मैं निर्धारित तो करूंगा, लेकिन उसके पहले विकास की दिशा निर्धारण करना। एक बच्चा है तो पहले उसको ये देखना पड़ेगा, अब साइंस लो चाहे कॉमर्स लो चाहे आर्ट्स, पहले तो ये डिसाइड करना है कि मैं ये लूँगा, इस क्षेत्र के अंदर जाऊँ। उसके बाद में उसको क्या करना, अन्वेषण करना है कि मेरे अंदर उतनी कैपेसिटी है कि नहीं। मैं साइंस लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा दिमाग इतना नहीं चलता, मैं तो उस क्षेत्र के अंदर उतर नहीं सकता हूँ। आपके अंदर वह पात्रता, आपके अंदर वह योग्यता है कि नहीं, वो डिसीजन कौन करेगा, उसको करना पड़ेगा। मैंने किसी को, आपको माँ बाप ने बोल दिया बेटा तेरे को साइंस ही लेना है, बेटे के अंदर लगता नहीं मैं तो ये नहीं कर सकता हूँ, मैं उसमें सफल कैसे बनूंगा, मेरे तो बड़ी मुश्किल लग रही है। निर्णय कौन करेगा? माँ बाप ने यदि कहा कि तेरे को साइंस लेना है, लेकिन निर्णय कौन करेगा? मेरे अंदर वो कैपेसिटी है कि नहीं, वो योग्यता है कि नहीं, वो पात्रता है कि नहीं, मैं इतना अर्जन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, वो मेरा भी बनाना। अगर मैं उनके कहे अनुसार ले लूंगा, दूसरे के कहे अनुसार मैं आगे बढ़ूंगा, तो फिर हो सकता है मेरे से गलती भी हो सकती है, मैं उसमें सफल नहीं हुआ, फिर क्या होगा? फिर लोड किसको कराएगा? कहने वाले लोड नहीं देने वाले, लोड कौन देगा? उनको आएगा। तो खुद को यह देखना पड़ेगा, सबसे पहले यह निर्णय करना पड़ेगा कि मैं इस दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ, लेकिन उतनी पात्रता मेरे अंदर है या नहीं, उतनी क्षमता मेरे अंदर है या नहीं। और दूसरी बात, उसकी उपयोगिता, जिसको आगे भविष्य के अंदर उसकी उपयोगिता कितनी है। मैं इस क्षेत्र के अंदर उतर रहा हूँ, मैं इस फील्ड के अंदर उतर रहा हूँ, लेकिन इन फ्यूचर वो काम आएगा कि नहीं आएगा, मैं नहीं उपयोगी होगा कि नहीं होगा, यह निर्णय भी उसको करना पड़ता है, अन्वेषण करना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। अब यह सारी योजना बनने के बाद फिर उसका तीसरा पक्ष आता है, उसका चयन करो। अब चूज करो। जब आपको ये लगा कि मैं इतना कैपेबल हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी योग्यता है, मैं उसमें सक्सेस हो सकता हूँ, तो फिर उसको चूज करो, चयन करने के बाद अब उसकी आगे की रूपरेखा मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को कॉमर्स लेना है, मेरे को साइंस लेना है, जो कि डिसाइड कर लिया। अब डिसाइड करने के बाद में अब उसकी योजना बनानी पड़ेगी कि मेरे सामने ये समस्याएं आएंगी और उन समस्याओं के अंदर मैं किस प्रकार से उसके माहौल के अंदर जैसे जैसे माहौल आएंगे, ऐसी समस्या आएगी, तो उसका समाधान इस प्रकार से निकाल दूंगा। और जब यह बात उसके दिमाग में आ जाती है, चयन होने के बाद जब योजना अच्छी तरह से बन जाती है, उसके बाद में उसको क्या प्राप्त होती है? सफलता। फिर वह सफल हो जाए। अब ये उसने चयन तो कर लिया, लेकिन योजना नहीं बढ़ेगी, हमने लक्ष्य बना लिया, लेकिन उसकी रूपरेखा ही हमने तैयार नहीं की, हमने आगे का निर्धारण ही नहीं किया, तो फिर हम सफल कैसे बन नहीं सकते? क्यों? क्योंकि तात्कालिक समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं से निपटारा पाने के लिए भी आपको सोचना पड़ता है। जैसे कि सामान्य सी बात, आप यहाँ पर कोई प्रोग्राम करते हैं तो अपने दिमाग में क्या फील रहता है? मैं इससे देख रहा हूँ प्रोजेक्टर पर मेरे को प्लान दिखाना है, तो दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? अगर लाइट चली गई तो आप क्या करोगे? यार इन्वर्टर की सुविधा कुछ ना कुछ करनी पड़ेगी, योजना बनाना। लाइट नहीं चले, बहुत अच्छी बात, लेकिन पहले से आप क्या करोगे? अपनी व्यवस्था करके, शादी का माहौल होता है, शादी के अंदर क्या जनरेटर की व्यवस्था पहले से रखी जाती है। लाइट नहीं जाए, बहुत अच्छी बात, चली गई तो व्यवस्था नेगेटिव नहीं, लेकिन उस फ्यूचर प्लान को सोच करके एक व्यवस्था की जाती है कि हमारे सामने ये समस्या आई, एक स्टेप नहीं होती, एक व्यवस्था है, ये काम है। और सारी चीजें जब हमारे सामने होती है तो फिर हम उस क्षेत्र के अंदर, उस दिशा के अंदर सफल हो जाते हैं, 100% सफलता को ले जाते हैं। और चौथा है तात्कालिक लक्ष्य। अचानक हमारे सामने क्या स्थिति बन रही है और तत्काल हमें डिसीजन लेना, तत्काल डिसीजन लेना। कई चीजें ऐसी होती है कि हमारे सोचने से या चिंतन करने से नहीं, कुछ निर्णय तत्काल लेने पड़ते हैं, कुछ डिसीजन तत्काल लेने पड़ते हैं। कैसा माहौल है, सामने कौन खड़ा है, कैसा समय आ गया है, इस समय मेरे को क्या डिसीजन लेना है, ये तत्काल डिसीजन में सोचना
पड़ता है क्योंकि हम ये डिसीजन है, हमने तो चिंतन ही नहीं किया था। मैंने जब टारगेट बनाया उस समय मैंने तो सोचा ही नहीं था ये समस्या है। अब आगे क्या करना, तत्काल यह कैपेसिटी भी हमारे अंदर होनी चाहिए, योग्यता हमारे अंदर होनी चाहिए। सफलता की दिशा में जब आगे बढ़ेंगे तो फिर हमारे साथ में यह योग्यता अगर नहीं होगी तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तत्काल डिसीजन, हार्ड एंड फास्ट, वहाँ पर आपको सोचने का मौका नहीं मिलता। कई बार आपके पास सोचने का मौका था, बैठे सोच लो कि हमको ये पूछेगा तो हम उसको ये जवाब देंगे, ये पूछेगा तो हमको ये जवाब। जैसा बैठे अब मान लीजिए कोई बात है, समझ सी बात है, अगर कोई वहाँ पर कोर्ट के अंदर हाजिर होती है उस समय वो सोच के जाता होगा कि यार वकील ये पूछेगा तो ये जवाब देना, ये पूछे ये जवाब देना, लेकिन कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसको उसने सोचा ही नहीं, तो फिर उसका जवाब कैसे दे? तुरंत उसको सोचना पड़ता है वहाँ पर मैं क्या दूँ या क्या बोलूँ ताकि ये आराम से हैंडल हो। बहुत सोचना पड़ता है, तत्काल नहीं हो। वैसे ही किसी भी लक्ष्य का हम चयन करते हैं, चयन करने के बाद में कभी कभी ऐसी स्थिति क्रिएट हो जाती है, ऐसा माहौल बन जाता है जिसके अंदर हमको हार्ड एंड फास्ट तत्काल निर्णय लेना पड़ता है कि यहाँ पर ये निर्णय लेना पड़ेगा। तो वह क्षमता, वह कैपेसिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। सब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो फिर हम धीरे धीरे आगे। लेकिन इन सब चीजों के लिए, उन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उन सब चीजों के लिए इन बिंदुओं पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यह एक लिखा है IAS। क्या चीज? सबसे पहले होना चाहिए इंटरेस्ट, कि मैंने चूज तो कर लिया उसका, अब उसके अंदर रुचि है कि नहीं। किसी ने जबरदस्ती हमको थोप दिया तो फिर हम क्या करेंगे? जबरदस्ती करके किसी को थोप दिया तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट है नहीं, हमारी रुचि है ही नहीं उसके अंदर, एकदम रुचि नहीं। आपका कार्य करने के लिए कितना आपका मन नहीं है तो आप उस कार्य को कितनी सफलता से करेंगे? जब तक आपका मन नहीं है उसके अंदर, आप उसको कैसे सफलता हासिल करेंगे? इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा, इंटरेस्ट होना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट होना सबसे पहले जरूरी है। फिर है एबिलिटी, योग्यता। इंटरेस्ट तो पैदा हो गया कि हाँ करना तो है, क्षमता नहीं है, ये चीज़ कर तो सकता हूँ मैं, इसके अंदर रुचि भी हो, लेकिन क्षमता नहीं है, तो कैसे करूँ? अब वो दिमाग के अंदर वो सारी चीज़ें घूमने लग जाती हैं, तो भी हम सफलता के दिशा में आगे नहीं बढ़ सकते। और उसके बाद में सोशल डिमांड, इस सामाजिक दृष्टि से अगर हम देखें कि जो मैंने चूज किया है उसका समाज में महत्व कितना है, समाज में उसकी उपयोगिता कितनी है। अगर सामाजिक दृष्टि से वह उपयोगी है तो समाज का आपको क्या मिलेगा? सपोर्ट। समाज आपके साथ खड़ा है, तो यह चीज़ तो बहुत अच्छी है। समाज कोई ऐसी चीज़ लेकर के आया जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है तो फिर वो जल्दी जल्दी निकल जाएगी, और आप ऐसी चीज़ लेकर के आए जिसकी डिमांड ही नहीं है, मांग ही नहीं है उसकी। आप बाजार में देख उतर तो गए, लेकिन बाजार में पुराना फैशन हो गया, पुराना मॉडल हो गया, जो ये चल ही नहीं रहा, चलन ही खत्म हो गया। अब क्या करोगे? उसकी उपयोगिता पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा कि मैं जो कार्य का डिसीजन कर रहा हूँ, जो लक्ष्य मैं अपने जीवन में बना रहा हूँ, उसकी उपयोगिता कितनी है समाज के अंदर। अगर समाज के अंदर उपयोगी होगा तो लोग आपको सपोर्ट भी करेंगे, नहीं यार काम कर अच्छा है, आगे बढ़ेंगे। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं समाज के अंदर, हर प्रकार के लोग होते हैं, साथ देने वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं ये सब नीचे गिराने वाले हैं, साथ देने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन वो लोग कम होते हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं जो आपका साथ देने वाले हैं। ज़्यादातर लोग तो क्या करेंगे? कान खींचने वाले नहीं, नीचे गिराने वाले नहीं। आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे क्या करेंगे? ये आगे बढ़ोगे, क्या करना है? आगे नहीं बढ़ना। उसके लिए ये प्रकार है, जैसे भी हो, जहाँ पर भी इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो, क्योंकि इंसान की दृष्टि हमेशा ज़्यादातर नेगेटिव पॉइंट पर चलती है। वो ये देखता है कि इसके अंदर कमजोरी कहाँ दिखाई दे रही है, कहाँ कमजोरी है, वो सारी चीज़ें है। और वो सारी चीज़ें जब होती है तो ये समस्या है आगे बढ़ती है। तो कहा गया कि आपके अंदर उसके इंटरेस्ट भी होना चाहिए, उसके बाद आपके अंदर योग्यता भी, पात्रता भी होनी चाहिए, और समाज में उसकी उपयोगिता भी होनी चाहिए, सामाजिक दृष्टि से उपयोगी तो होना चाहिए, तब जाकर
टारगेट के अंदर किसी प्रकार की रुकावट नहीं है। फिर स्टैंड भी देखो, आपकी क्षमताओं का भी अंकन करो। आपकी क्षमता कितनी है? अब देखो ऐसी चीज होती है, कई बार हमारे अंदर क्षमता तो बहुत है, हमको अपनी क्षमता का ज्ञान ही नहीं। कई बार हम डर जाते हैं, ये काम कर रहा हूँ, क्या होगा, कौन सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा, कैसे होगा, क्या होगा। आप अपनी क्षमताओं को विकसित करें, अपनी क्षमताओं को, आपका विश्वास को जागरूक करना पड़ेगा। जब तक हमारे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा, आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, तब तक हम उस क्षेत्र को प्राप्त कर ही नहीं सकते, उस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। जो होगा सो देखा, इतना आत्मविश्वास होना चाहिए। आप हमेशा अगर पीछे देख देख के बढ़ोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। आप आगे बढ़ते रहोगे, पीछे आप बार बार मुड़ोगे ना तो आपकी गति स्लो हो जाएगी। जैसे आप पीछे मुड़ोगे, क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या कह रहे हैं लोग, क्या सोचेंगे, आपकी गति रुकेगी। लोगों को बोलना उनका काम, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। मेरे अंदर जो शक्ति है, वो शक्ति को मैं पहचानता हूँ, मेरी शक्ति को दूसरा नहीं पहचान सकता। मैं कितना सक्षम हूँ मैं खुद जानता हूँ, दूसरा अपनी शक्ति को कैसे पहचान सकता है? अगर पड़ोसी आपकी शक्ति को कैसे पहचानेगा? आप अंदर से कितने मजबूत हो तो दूसरा क्या पहचानेगा? आपकी शक्ति को आपको पहचान। लेकिन अगर शक्ति नहीं है, आपको अपने वीकनेस पॉइंट पर भी फोकस करना है कि मेरे अंदर कमजोरी कहाँ कहाँ पर, कहाँ पर मैं रुक सकता हूँ, कहाँ लोग मुझे दबा सकते हैं। उन वीकनेस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जो जो अवसर आ रहे हैं, उन अवसर को आपको उपयोग करना। अब हमारे सामने कई बार अवसर आते हैं, लेकिन अवसर आकर के निकल जाते हैं, छूट जाते हैं, और हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाते। फिर बाद में जाने के बाद क्या है, अवसर आया था, था मौका, लेकिन हाथ से निकल गई। अब क्या करें, रह गए। अब ये सारी चीजें हमारे सामने आ गई कि लक्ष्य निर्माण और उसकी प्राप्ति हम कैसे करें। अब देखिए, अब हमारे भीतर की शक्ति को कैसे जागृत करें, इन सब चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। मान लीजिए ये सारी स्थिति हमारे सामने आती है, तो हम उन स्थितियों से किस प्रकार से संघर्ष करके आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए जो आपको प्रयोग करवाए जा रहे हैं वह इन सब चीजों से उबरने के लिए, और आपकी जो आंतरिक शक्ति है उस शक्ति को पहचानने के लिए आपको प्रयोग करवाया जाता है। क्योंकि मन के अंदर किसी भी चीज के लिए सबसे पहले आपको संकल्प करना है। जब आपका संकल्प मजबूत होगा तो आपके अंदर क्या पैदा होगा, एक जुनून। जब आपने मन में संकल्प कर लिया, एक रुचि पैदा हो गई, तो आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए समर्पण का भाव कि मुझे किसी भी हालत में काम करना है तो करना है, और मुझे 100% इसके अंदर लाभ मिलेगा, 100% इसमें सफल होऊंगा। अब 100% सफल होऊंगा, कैसे होऊंगा, कैसे सफल बनूंगा? इसके लिए आपको यह प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करना है। प्रेक्षा ध्यान यह प्रयोग किया आपको कायसत हो जाएगा। कायसत में क्या करवाते हैं, बार बार अनुप्रेक्षा, एक चीज के लिए बार बार अनुप्रेक्षा करवाई जाती है, किसी चीज पर फोकस करवाया जाता है। अब आपको करवा रहे हैं शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, अन्यत्व की अनुप्रेक्षा क्यों करवाई जाती है? हमारे अंदर बार बार ये चीजें जब दिमाग के अंदर घर कर जाती है, तो फिर धीरे सहज रूप से, कहते हैं एक बार हम जाप चालू करते हैं, कोई भी जाप हमने चालू किया, लेकिन लॉन्ग टाइम तक करते अजब हो जाए, फिर सपने के अंदर भी वो जाप करते रहेंगे, अपने आप चलते रहेंगे, सपने में भी आपको आता है। तो दिमाग के अंदर जो कि कहा गया है कि दिमाग के दो हिस्से, एक तो दायां पार्ट, एक बायां पार्ट। इन दोनों के अंदर फर्क क्या है? ये ज्यादा सक्रिय है, बायां पार्ट ज्यादा सक्रिय होता है, दाएं बाएं पार्ट के अंदर क्या है, तर्क बहुत ज्यादा। तर्क वितर्क करने की क्षमता किसमें होती है? इसमें होती है, बाएं पार्ट में।
सृजन, नए चीज की उत्पत्ति की क्षमता किसमें होती है? और जब आपका दायां पार्ट सक्रिय होता है, ये आपके लेवल को बढ़ाता है। आप कैसे बढ़ाता है? देखिए कि किसी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए सीधी सी बात है, एक बर्फ का टुकड़ा है, क्या है? बर्फ का पहाड़, ठीक है? ये हमारा चेतन मन है, क्या है? ये चेतन मन, ये अचेतन मन, ये पानी, ये समुद्र है, ये क्या है? ये समुद्र है। समुद्र के ऊपर का हिस्सा ये जो पहाड़ है, ये चेतन मन, नीचे का हिस्सा अचेतन मन, और ये बीच का हिस्सा जो दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, बीच का हिस्सा है, ये अवचेतन मन। क्या है? देखिए इस बात को समझिए, बहुत सीधा। ये क्या है? ये पुजारी का काम करता है, मिलाने का काम करता है। क्या काम करता है? मिलाने का काम करता है। जो पुजारी होता है क्या करता है? वो पुजारी का काम क्या होता है? भक्त और भगवान के बीच में कौन होता है? पुजारी होता है। उसका काम क्या होता है? कि भगवान से भक्त को भगवान से मिलन कराने के बीच का है कड़ी। चेतन मन से अचेतन मन तक की यात्रा करने के लिए आपको कहाँ जाना है? किसको पकड़ना है? अवचेतन मन। अवचेतन मन के लिए, इसके लिए क्या किया जाता है? बार बार अनुप्रेक्षा कि इस कड़ी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए आपको बार बार अनुप्रेक्षा करवाई जाती है कि वह अवचेतन मन के अंदर फीड हो जाए। जब वह अवचेतन मन के अंदर फीड होता है, उसके बाद में आगे का प्रोसेस में मजबूती की तरफ मजबूत हो जाता है। इसको हम बोलते संकल्प। बार बार किसी चीज का संकल्प करने के पश्चात वो हमारी एक धारणा बन जाती है, और धारणा बनने के पश्चात धीरे धीरे सफल हो सकती है। तो यह प्रेक्षा ध्यान जो ये करवाया है, इस शिविर के अंदर आपको यह बताया जा रहा है कि आप अपनी जो लक्ष्य को बनाया है, जो लक्ष्य बना रहे हैं, उस लक्ष्य को धीरे 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 अवचेतन मन के माध्यम से अचेतन मन तक ले जाइए, ताकि आप अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य जो है, लक्ष्य हमारा ऊंचा लक्ष्य होना चाहिए, अच्छा पवित्र लक्ष्य होना चाहिए, और फिर जुनून और समर्पण के साथ में